हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सरस्वती विद्या विहार स्कूल बांदीकुई की ओर से मैं अभिषेक सक्सेना, मैथमेटिक्स लेक्चरर। हमने लेक्चर नंबर 2 तक रियल फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शंस को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं थोड़ा सा आपको रैशनल फंक्शन के बारे में शॉर्ट में और स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे डोमेन के ऊपर। तो सभी स्टूडेंट देखें रैशनल फंक्शन क्या होता है। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन को हम बोलते हैं परिमेय फलन। परिमेय फलन क्या होता है? जैसे एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन आपको गिवन है, ऐसे गिवन है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ये होता है आपका परिमेय फलन, जिसमें अंश भी होता है और हर भी होता है। तो इसकी डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, डोमेन फाइंड आउट करने के लिए कभी भी परिमेय फलन का हर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब फाई एक्स वो सॉरी क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी क्यू एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो परिमेय फलन का जो डोमेन फाइंड आउट करना है वो आपको इस रूल्स के अकॉर्डिंग करना है कि क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। चलिए स्क्वायर रूट फंक्शन देखे लेते हैं हम। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है? जो रूट में होता है। जो किस में होता है? रूट में होता है। जैसे आपको कोई फंक्शन इस टाइप, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ, रूट के अंदर है। जब कोई फंक्शन रूट के अंदर होता है तो हमेशा इसकी जो डोमेन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एफ एक्स को ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखते हैं। एफ एक्स को ऑलवेज क्या रखते हैं? ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रखते हैं। बिकॉज क्योंकि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं हो सकती है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या है तो वो फंक्शन कैसा होगा? नॉट, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा या काल्पनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। तो चलिए, अब स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो आपका हर में भी हो सकता है। अगर इन केस किसी क्वेश्चन में आपका स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन इस रूप में दिया है, जैसे 1/f(x), तो इस कंडीशन में हर जीरो भी नहीं हो सकता है। तो इसकी जब डोमेन निकालेंगे हम, तो एफ एक्स को केवल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखेंगे, ग्रेटर देन जीरो रखेंगे केवल, सॉरी शायद इक्वल मेरे मुंह से निकल गया था। तो केवल ग्रेटर देन जीरो रखेंगे, इक्वल भी जीरो नहीं रखा जाएगा। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की जो डोमेन है वो इस टाइप से निकालेंगे। छोटे छोटे से फंक्शन है। ठीक है ना। अब चलिए एक दो क्वेश्चन हम पहले, एक रूल बता रहा हूँ मैं डोमेन फाइंड आउट करने का, ये सभी स्टूडेंट ध्यान रख लें। रूल क्या है डोमेन फाइंड आउट करने का आपका? रूल 4, फाइंडिंग डोमेन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? प्रांत ज्ञात करने का नियम। नियम ध्यान से देखें। यदि यदि एफ एक्स एवं जी एक्स का प्रांत D1 व D2 है,
यहाँ पर क्रमशः और लगा दें आप। यदि f(x) और g(x) का प्रांत d1 व d2 है तो कर्सर कहाँ गया, तो f(x) प्लस माइनस g(x) एवं f(x) इंटू g(x) का प्रांत d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। d1 इंटरसेक्शन क्या होगा, d2 होगा, ठीक है ना। एवं यहीं पर सेकंड पॉइंट जोड़ देता हूं मैं, f(x) अपॉन g(x) का प्रांत d1 इंटरसेक्शन d2 होगा, परंतु उन एलिमेंटों को हटाकर जिस पर gx बराबर 0 होगा, परंतु उन एलिमेंट्स को, ये इसको, इस सिंबल को बोलते हैं हटाकर, ठीक है ना। ये d1 और d2 में से मैंने उन पॉइंट्स को हटा दिया जिसमें gx बराबर क्या है, आपका 0 है। तो ये आपका रूल होता है डोमेन फाइंड आउट करने का। तो चलिए सभी स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। ये रूल याद रखना है, फिर हम और रियल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी आपके रियल फंक्शंस हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, डोमेन ज्ञात करना है। मैं स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखे देता हूँ, डोमेन ज्ञात कीजिए। डोमेन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे f(x) बराबर है आपके पास रूट में 5x माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसकी डोमेन निकालना है। तो इसकी डोमेन कैसी, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है और अंश में है। किसमें है, अंश में है। अंश में है तो निश्चित बात है रूट के अंदर की जो संख्या होगी वो ऑलवेज कैसी होगी भाई, पॉजिटिव होगी। ऑलवेज पॉजिटिव होगी तो हम क्या लिखेंगे कि 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/5। तो भाई x की वैल्यू 3/5 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसकी हम डोमेन क्या लिख देंगे, डोमेन लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3/5, बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि इक्वल भी है साथ में, 3/5 से लेके कहाँ तक, अनंत तक। और अनंत पर सदैव कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, आपको छोटा ब्रैकेट यूज करना है। चलिए आगे चलते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2। ये आपका परिमेय फलन है। ये आपका कैसा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है भाई। यहाँ पर ये रैशनल फंक्शन दिया है। रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि केवल हर जीरो, ये जो हर है इसका, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 1 और x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2। तो इसकी जो डोमेन होगी आपकी, डोमेन होगी 1 और 2 को हटाकर, 1 और 2 को क्या, हटाकर।
1 को हटा दिया और 2 को, क्योंकि x के मान 1 और 2 नहीं हो सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है डोमेन के, लेकिन आपको जब सीखना है तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस का हम यूज करेंगे। 5x-3 जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, करनी, इसको क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। अगर हम इसी फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, f(x) = 5x-3 की पावर कितना आ जाएगा, 1/3। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या करता है, वो ये सोचता है कि जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन था ये वाला, इसमें हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा था, तो हमें इसमें भी ग्रेटर, जबकि ये क्यूबिक फंक्शन है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट की कंडीशन में कि अंदर ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि 5x-3 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे कि 5x-3 जो होगा बिलोंग्स टू आर होगा, और जब 5x-3 बिलोंग्स टू आर है तो x बिलोंग्स टू भी क्या होगा, आर होगा। मतलब इसकी डोमेन क्या आ गई, x बिलोंग्स टू आर आ गई। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, f(x) = x² - 5x प्लस में क्या आ जाएगा, 6, ये दिया। अब ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये क्या है, आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो इसकी हम डोमेन कैसे निकालेंगे, सीधा सा x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके आप गुणनखंड कर दें, फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर आपको मिलेंगे x-3 और x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कैसे, इसको हम बोलते हैं असमिका। ये असमिका होती है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। असमिका को कैसे सॉल्व करेंगे, सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से x के मान निकालेंगे, तो x के मान आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हम एक संख्या रेखा पर x के मानों को दर्शा देंगे यहाँ पर, जैसे 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो 3 यहाँ पर दर्शा देंगे। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव होता है। अब आप देखें कि आपको जो असमिका चाहिए वो धनात्मक चाहिए। कैसी चाहिए, धनात्मक। तो धनात्मक कब है, यहाँ पर आपका होगा माइनस अनंत, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस अनंत। तो आप देखें कि माइनस अनंत से लेके कहाँ तक, 2 तक धनात्मक है, और 3 से लेके प्लस अनंत तक धनात्मक है। तो इसकी जो डोमेन है वो हम क्या लिख देंगे, सीधा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 2 तक इक्वल है, तो बड़ा ब्रैकेट। अगर यहाँ पर आपने छोटा ब्रैकेट यूज कर दिया तो ये मान लो आपका क्वेश्चन गलत। डोमेन में ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा यूज है। अब दूसरा ब्रैकेट लिखना है तो हम यूनियन का सिंबल यूज करते हैं। जब दो ब्रैकेट्स को हम एक साथ लिखते हैं तो साथ में हमें यूनियन लगाना पड़ता है, और फिर 3 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये फंक्शन अनंत तक जाएगा। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर होगा। चलिए बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट के। चलते हैं अब हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है f(x) = ये थोड़ा सा, अब हम अच्छी श्रेणी के क्वेश्चनों में पहुंच रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 2x + 1
अपॉन क्या दिया है, x की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x। ये क्वेश्चन है, इसकी हमें डोमेन निकालना है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये रूट में है, और जो भी फंक्शन रूट में होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इस फंक्शन को हमने 2x प्लस 1 को 2x प्लस 1 अपॉन, नीचे आप देखें कि x कॉमन आ रहा है तो हमने x कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रख दिया, 0 रख दिया। क्लियर। अब चलें x, अब ऊपर तो क्या चल रहा है आपका 2x प्लस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास x, और इसके हम मैंने गुणनखंड कर दिए, तो इसके जो गुणनखंड आएंगे, फैक्टर आएंगे, वो आ जाएंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चले यहाँ पर हमें जो ये भी एक असमिका है, इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड का नाम होता है उसको हम बेबी कर्व मेथड कहते हैं। अब इस असमिका को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होता है इसको हम बोलते हैं बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम सभी x के मान निकाल लेते हैं। x के जितने भी मान मिलेंगे, तो x के मैंने सारे मान निकाल लिए। देखो जब आप अंश को 0 रखेंगे तो 2x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x की जगह x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 1/2। ठीक है ना। फिर हम x को 0 रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा। फिर हम x माइनस 1 को रखेंगे तो 1 मिलेगा, और x माइनस 2 को रखेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो इस टाइप से हमें वैल्यू मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इनको एक संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। इनको हम एक संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो ध्यान से देखना, अंश के एलिमेंट को मैंने रेड से लिखा है, -1/2 सबसे छोटा है तो पहले आएगा। ठीक है ना। और फिर आएगा इसके बाद 0 हर के एलिमेंट, फिर 1 आएगा, और फिर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन एक कंडीशन और होती है परमेय फलन की कि हर कभी भी शामिल नहीं होता है, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि x का जो मान है वो कभी भी 0, 1 और 2 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 0, 1, 2 नहीं होगा तो यहाँ पर हमने गैप लगा देंगे, इनको हम शामिल नहीं करेंगे। अंश 0 हो सकता है परंतु हर कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है ना। अब हम साइन कन्वेंशन के रूल के अकॉर्डिंग, ये पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होगा, और ये आपका पॉजिटिव होगा। तो अब आप यहाँ पर देखें कि आपको जो असमिका चाहिए वो धनात्मक चाहिए। कैसा है, धनात्मक है असमिका। धनात्मक है तो इसकी जो डोमेन है वो हम कैसे लिखेंगे, इसकी डोमेन को हम ऐसे इस टाइप से शो अप करेंगे। देखो माइनस अनंत, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस अनंत आगे जाके। ठीक है ना। तो माइनस अनंत से लेके कहाँ तक, -1/2 तक। अब भाई 1/2 अंश का एलिमेंट है तो इसको तो हम शामिल कर लेंगे, लेकिन कब शामिल करना है, जब यहाँ पर इक्वल भी हो। ऐसा नहीं कि केवल ग्रेटर देन हो तो भी आपने शामिल कर लिया, जब इक्वल भी होगा 0 के तभी हमें अंश के एलिमेंट को शामिल करना है। यूनियन 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक, छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे। फिर यूनियन 2 से लेके कहाँ तक, प्लस। तो ये आपकी फाइनली क्या होगी, डोमेन होगी। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट को कि हर के एलिमेंट, यहाँ पर लिखे देता हूँ मैं, हर के एलिमेंट, हर के मानों के साथ सदैव छोटा ब्रैकेट लगाते हैं।
हर के मानों के साथ सदैव कौन सा ब्रैकेट का यूज करना है आपको? छोटे ब्रैकेट का यूज करना है, बड़े का यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए भाई, अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन हम देखते हैं डोमेन पर। ध्यान से देखना है और आपको साथ में जो भी आपके पास बुक है उससे आपको प्रैक्टिस भी करना है भाई। क्वेश्चनों की, डोमेन की प्रैक्टिस मांगेगा डोमेन बहुत ज़्यादा। रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 रूट हैं भाई यहाँ पर। कितने रूट हैं? 3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप बाहरी वाले रूट को देखेंगे। तो ये बाहर वाले रूट के लिए ये पूरी जो संख्या है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने रखा 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो इसको इस तरफ भेजा मैंने, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इधर ध्यान से देखना, इसको मैं इस साइड भेज रहा हूँ। तो जो साइन है वो क्लोज किसकी तरफ होगा? इसकी तरफ। तो ऐसे साइन लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर कर दें आप। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। तो 1 से ये 1 क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही आप इस माइनस साइन को इधर भेजेंगे तो ये सिंबल वापस पलट जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये याद रखना है, जब ये माइनस को इधर भेजेंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। वापस आप स्क्वायर कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको मैंने क्या किया, ये जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। जैसे ही आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे ये साइन वापस पलट जाएगा, क्योंकि फिर माइनस आ जाएगा। अब इसके मैंने फैक्टर कर दिए, x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 1 और x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अब आप सीधा बेबी कर्व मेथड का यूज करें। ध्यान से देखेंगे इधर, अब आप बेबी कर्व मेथड का यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा? x के कितने मान मिलेंगे आपको? 2 मान मिल रहे हैं, एक तो माइनस का एक और एक प्लस का एक। क्लियर? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अब आपको नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव किस किस के मध्य है? x बिलोंग्स टू -1 से 1 के मध्य कैसा है? नेगेटिव है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डोमेन। तो इस टाइप से क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल आपको अपना कंसेप्ट याद रखना है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये सब मैं बता दूं आपको, ये आ भी चुका है। fx इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, x की पावर 12 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x और प्लस 1 की डोमेन निकालना है। इस क्वेश्चन की हमें डोमेन निकालना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट डाल दें आप इस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले तो ये संख्या किस में है? रूट में है। अगर ये संख्या रूट में है तो सबसे पहले हम इसको क्या रखेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे। ग्रेटर देन इक्वल। अब आप देखें इधर ध्यान से कि जब आपने इसको, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन कर रहे थे उनमें हम x के मान आराम से निकाल रहे थे,
लेकिन इसमें x के मान हम कैसे निकालेंगे, ये तो 12 घात की समीकरण है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ डिफरेंट सोचना है, हमें कुछ डिफरेंट सोचना है। तो ध्यान से देखना है इधर सभी स्टूडेंट। जैसे मैंने क्या किया, x की घात 12 प्लस x की घात 4 प्लस 1 को इधर ही छोड़ा और बाकी को इधर ले गए। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप देखें ध्यान से कि x की घात 12 है, अगर x का मान 1 से बड़ा हो, अगर x का मान 1 से बड़ा हो इन केस, या -1 से छोटा, ध्यान से सुनना है इधर। जैसे मैं केस बनाए देता हूं यहाँ पर, केस फर्स्ट, यदि x का मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, निश्चित बात है, तो x इक्वल के तो x की घात 12 जो होगा वो बड़ा होगा x की घात 9 से। निश्चित बात है, यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि x की घात, क्योंकि एक से बड़ी संख्या की अगर हम घातें बढ़ाते हैं तो वो संख्या भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x की घात 12 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x की घात 9। इक्वल इसीलिए लगाया है क्योंकि हमने 1 को भी शामिल किया है। किसको शामिल किया है? 1 को भी शामिल किया है। तो x की घात 12 बड़ा है x की घात 9 से। ऐसे ही दूसरे का दूसरे से कंपेयर करेंगे तो निश्चित बात है x की घात 4 जो होगा वो भी बड़ा होगा या बराबर होगा x से। ठीक है, अब आप इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो x की घात 12 प्लस x की घात 4 बड़ा होगा या बराबर होगा x की घात 9 प्लस x से। अब आप इसमें अगर एक, अभी इस कंडीशन में ये बराबर है, लेकिन अगर हम इसमें एक और जोड़ दें तो ये बड़ा हो जाएगा हमेशा। ये कैसा हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना है बेटा इस क्वेश्चन के बारे में कि अभी जब x का मान हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया है, तब उस कंडीशन में ये x की घात 12 बड़ा है x की घात 9 से। जैसे x की घात अपन 2 ले, x बराबर 2 ले लें तो 2 की घात 12 2 की घात 9 से बड़ा होता है, 2 की घात 4 2 से बड़ा होता है, निश्चित बात है। अभी ये इस कंडीशन में ये बड़े हैं और बराबर भी है, ठीक है ना, जब एक। लेकिन जब हमने यहाँ इसको और बढ़ा दिया, LHS को हमने और बढ़ाया, तो x की घात 12 प्लस x की घात 4 और यहाँ पर 1 कर दिया, तो निश्चित बात है ये बड़ा हो जाएगा x की घात 9 प्लस x से। क्लियर? तो निश्चित बात है ये अपन को, हमें जो कंडीशन निकालनी थी यही निकालनी थी। तो यहाँ से हम फाइनली लिख सकते हैं कि x जो होगा वन टू इनफाइनाइट में ये सही है। अब केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड की हम बात करें अगर, कि यदि x का जो मान है वो -1 से छोटा है या बराबर है। अगर x का मान -1 से छोटा है या बराबर है, तो अब आप सभी स्टूडेंट ये बात जानते हैं कि अगर एक ऋणात्मक संख्या की घात सम है तो वो धनात्मक हो जाता है, और ऋणात्मक संख्या की घात अगर विषम है तो वो ऋणात्मक ही रहता है। तो इस कंडीशन में तो फिक्स है, सामने ही आपको दिख रहा है, जब आप x की घात 12 जो होगा वो बड़ा होगा x की घात 9 से। और x बराबर मत लगा देना, क्योंकि -1 रखेंगे तब भी ये बड़ा ही होगा, बराबर तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। और x की घात 4 जो होगा वो बड़ा होगा x से। तो यहाँ से भी आपको सीधा सा निष्कर्ष मिल जाएगा, x की घात 12 प्लस x की घात 4 प्लस 1 इज ग्रेटर देन होगा x की घात 9 प्लस x से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक होगा, -1। चलिए, अब एक केस और रह गया है केवल आपका, कि जब x की वैल्यू
केवल एक केस आपके पास अभी बचा है यहाँ पर, क्योंकि एक केस ऐसा भी है इसमें कि जब x की घात 12 जो होगा वो छोटा हो जाएगा। सपोज करो यदि x का मान, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम ऋणात्मक के केस में यहाँ पर 0 से 1, तो ये ऋणात्मक, ये यहाँ पर हम 0 ही ले लेते हैं सीधा, तो वो ठीक है, उसके लिए भी हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, तो यहाँ पर भी ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 के लिए तो बड़ा है ही कि 0 0 1 1 बड़ा होता है 0 से, क्योंकि एक केस बच जाएगा अपना, नहीं तो फालतू में एक केस और बढ़ेगा। अब जब x का मान 0 से 1 के बिटवीन हो, जब x का मान, अब आप सभी स्टूडेंट को ये बात मालूम होना चाहिए कि 0 से 1, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कि अगर हम 0 से 1 के बिटवीन जो संख्याएं होती हैं, इनकी घातें अगर हम बढ़ाते हैं तो ये छोटी होती जाती हैं। जैसे 1/2 है, अब हम 1/2 की घात अगर हम 2 कर देते हैं तो 1/2 जो होगा वो बड़ा होगा 1/2 की घात 2 से। मतलब 0 से 1 के बिटवीन जो संख्याएं होती हैं उनकी अगर हम घातें बढ़ाते हैं तो वो संख्याएं छोटी होती जाती हैं। कैसी? तो निश्चित बात है यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन 0 से 1 की बीच की संख्या का वर्ग, अगर x 0 से 1 के बीच की संख्या की अगर हम घातें बढ़ाते हैं तो वो 0 से 1 के ही बीच में रहती हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि 0 से 1 के बीच की कोई संख्या है और उसकी हम घातें बढ़ा रहे हैं तो वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो 0 से 1 के बिटवीन जो संख्याएं होती हैं उनकी अगर हम घातें भी बढ़ाते हैं तो भी वो 0 से 1 के ही बीच में रहती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x की घात जो 12 होगा वो छोटा होगा x की घात 9 से, ठीक है, और x की घात 4 भी जो होगा वो छोटा होगा x से, ठीक है, और x की घात 12 तो आपका किसके बिटवीन होगा? 0 से 1 के बिटवीन होगा, ये भी 0 से। तो यहाँ पर हम अगर इन दोनों को जोड़ दें तो x की घात 12 प्लस x की घात 4 जो होगा वो छोटा होगा x की घात 9 प्लस x से। लेकिन ये संख्या भी आपकी 0 से 1 के बिटवीन है और ये भी संख्या 0 से 1 के बिटवीन है। अब लेकिन आप देखें कि LHS में जो आपको क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसमें एक जुड़ रहा है, तो हम जैसे ही इसमें एक जोड़ेंगे, भाई 0 से 1 के बीच की में है और ये भी तो 0 से 1 के बीच में तो संख्या है तो उनका अंतर भी तो भाई 0 से 1 के बिटवीन ही होगा। तो जैसे ही हम इसमें एक जोड़ देंगे, जैसे ही आप इसमें एक जोड़ेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा x की पावर 9 प्लस x से। तो यहाँ से अब हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा? ये सभी केसों को संतुष्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। देखो इसको भी इसने संतुष्ट किया, सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो अब देखें आप सारे इंटरवल आ गए आपके, क्या आ गए? यहाँ पर भी आ गया आपका 0 से लेके 1, यहाँ से 0 से लेके 1, यहाँ 0 से छोटा और यहाँ 1 से बड़ा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो माइनस अनंत से लेके क्या हो जाएगी? प्लस अनंत। इसी को ही हम क्या लिखते हैं? आर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें इन्हीं मेथड्स का यूज करना पड़ता है। चलें, एक नोट डाल के मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, तो एक कंसेप्ट, जैसे कभी कभी ऐसे भी इनके भी क्वेश्चंस दिख जाते हैं, तो आपको केवल और केवल क्या करना है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा NCR, N में से R वस्तुओं का चयन। अब इसकी डोमेन निकालना है। कोई फंक्शन आपको ऐसे दिया है NCR बराबर, तो हमेशा याद रखना है इसमें जो केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे? n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दूसरा केस। और तीसरा केस होगा कि n जो है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए r के। और ये ही केस सेम आपके NPR के रहेंगे। अगर NPR भी है और NCR, तो इन दोनों के जो केस होंगे वो सेम होंगे।
तो इनके आपको इस टाइप से निकालना है, केवल n ग्रेटर देन 0, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए अब चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू 1/√ऑफ x माइनस 5 और प्लस √ऑफ x प्लस 3। जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन में दो फलनों का एडिशन है। आप देख सकते हैं, एक तो आपका gx है और दूसरा फलन आपका क्या है, hx है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे डोमेन के लिए, तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, अलग अलग कंडीशन में सॉल्व करेंगे। जैसे ये रूट है और हर में है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब x का मान जो है वो 5 से बड़ा है। ये अंश में है तो x प्लस 3 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -3। अब ये दोनों केसों के लिए अब हमें उभयनिष्ठ निकालना है। इस कंडीशन में हम उभयनिष्ठ का यूज करते हैं। जैसे -3 यहाँ है, तो -3 से ये कहाँ की ओर जा रहा है, अनंत की ओर। कहाँ की ओर, अनंत की ओर। और ये 5 है, 5 से भी ये कहाँ, ज़्यादा की ओर जा रहा है। तो अब दोनों रेखाएं जहाँ से पैरेलल चलेंगी वहाँ वो होगा आपका उभयनिष्ठ। तो इसकी जो डोमेन है आप कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5 से लेके इनफाइनाइट। भाई यहाँ पर 5 के साथ छोटा ब्रैकेट यूज करना है क्योंकि सिंगल साइन है। कैसा साइन है, सिंगल साइन है, ठीक है ना। तो 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अब हम थ्योरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साथ में थ्योरी भी पढ़ते रहें। फिर क्वेश्चंस तो बहुत हैं डोमेन के ऊपर, बहुत क्वेश्चन है इसमें। चलिए दो रियल फंक्शन हम पढ़ चुके थे, दो ही गिनेंगे हम, क्योंकि रैशनल और इरेशनल तो फ्री के थे तुम्हारे लिए। रैशनल फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन ये तो केवल डोमेन के लिए काम में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट थर्ड रियल फंक्शन पर, मापांक फलन। मापांक फलन इसी को बोलते हैं निरपेक्ष मान फलन। हिंदी, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मापांक फलन काफ़ी मोस्ट है, ये याद रखना है, बहुत मोस्ट है ये। और आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में भी पढ़ा होगा पहले। चलिए मापांक फलन क्या होता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू है आपका मॉड एक्स। ये जो आपको समांतर रेखाएं छोटी छोटी दिख रही है ना, ये कहलाता है मापांक। ये कहलाता है आपका क्या, मापांक फलन। मापांक फलन जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कभी ऋणात्मक नहीं होता, सदैव धनात्मक होता है, ये याद रखना है। और मॉडुलस फंक्शन को हमें डिफाइन करना पड़ता है, परिभाषित करते हैं हम इसको। तो मॉड को कैसे परिभाषित करते हैं, ध्यान से देखेंगे इधर। देखिए इधर सबसे पहले मैं बात बता दूं कि मॉड सदैव धनात्मक होता है, लेकिन मॉड के अंदर जो ये एक्स है, मॉड के अंदर जो ये एक्स आपको दिख रहा है ना, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें जो डोमेन जो होती है वो आपके एक्स के मान होती है, मॉड का मान नहीं होती है। डोमेन जो होती है वो आपके एक्स का मान होती है।
ठीक है ना। तो हमें मतलब है एक्स से, तो एक्स तो पॉजिटिव भी होता है और कैसा होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे अगर मॉड के अंदर 5 है तो 5 ही बाहर आएगा, और अगर मॉड के अंदर -5 है तो इसको ये क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि एक्स तो नेगेटिव भी हो गया और पॉजिटिव, बट मॉड की जो वैल्यू है वो ऑलवेज आपको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। तो मॉड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें डिफाइन करना पड़ता है, एक बार तो हम उनको पॉजिटिव लेते हैं और एक बार उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट कि यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो देखो x जब ग्रेटर देन 0 है तो क्या आ गया, x ही बाहर आ गया, 5 था और 5 ही बाहर आ गया। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और x जब लेस देन 0 होगा तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, माइनस। अब भाई स्टूडेंट यहाँ पर सोचेगा कि भाई यहाँ पर ये -x आ गया और आप तो बोल रहे थे कि भाई मॉड्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो चलो इस बात का भी अपन खंडन करे लेते हैं तुरंत ही, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर। भाई कर्सर ये कहाँ गया, यहाँ पर एक बात का, जैसे आपसे मैंने कहा कि कोई वैल्यू बताओ जो 0 से छोटी हो, तो आप में से किसी ने भी भाई बता दिया कि x इक्वल टू भाई सर -1 है, जो 0 से छोटा है। अब x का मान -1 लिया हमने, तो अब x का मान -1 हम यहाँ रखेंगे, रख के देखें, -1 इक्वल टू क्या आया, +1। मतलब देखें आप, ओवरऑल आपको पॉजिटिव मिला, ओवरऑल आपको कैसा मिला, पॉजिटिव। तो अगर हम x यहाँ पर लेस देन 0 ले रहे हैं तो साथ में यहाँ भी हम -x ले रहे हैं, तो अगर आप x की ऋणात्मक संख्याएं यहाँ पर रखेंगे तो अभी आपको ऑल ओवर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। कैसा मिलेगा भाई, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सभी स्टूडेंट को याद रखना है, एक बार जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया था, केवल छोटी सी चीज़ की वजह से स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो गया था, कि जो मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, मॉड एक्स इक्वल टू होता है √(x²), ये याद रखना है आपको। मॉड एक्स और √(x²) दोनों ही कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और इसकी वजह से केवल कि √(x²) जनरली स्टूडेंट क्या करता है, √(x² को x लिख देता है, मॉड एक्स नहीं लिखता है, मतलब एक पहलू को छोड़ देता है। तो इसकी वजह से कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन जो है वो आप गलत हो गए थे, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। जैसे f(x) जो होता है ये आपका y होता है, तो y का मान x भी है और y का मान -x भी है, y का मान x भी है और क्या है, -x भी है। तो अब हम इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, जैसे ये हमने एक्सिस बना दी, आप अच्छे से बनाएंगे, मेरा जैसा भी बने कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 ये, अब आप देखें कि जब x का मान 0 से अधिक है, मतलब इस साइड दिख रहा होगा, इस साइड तो x है, तब ग्राफ है x का। तो जब x 0 से बड़ा है तो उस कंडीशन में ये इस टाइप, तो यहाँ पर होता है y इक्वल टू एक्स, और जब x, ये थोड़ा सा और वैसे बनाना जिससे ये 45 डिग्री का कोण नजर आए, ये कितने डिग्री का कोण नजर आए, 45 डिग्री का, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो y इक्वल टू माइनस है, ये y इक्वल टू माइनस है, ये जो एंगल होता है ये पूरा एंगल, यहाँ से ये एंगल भी आप, ये एंगल इतना कितना होता है, 45, तो ये एंगल भी कितना है, 45। यहाँ पर होता है y इक्वल टू -x, ये ओ पर बनता है नुकीला सिरा, ओ पर यहाँ पर लिखे देता हूँ मैं, जो O है ये यहाँ पर नुकीला सिरा बनता है,
नुकीला सिरा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शार्प एज। शार्प एज का मतलब होता है जो चुभ जाए, जो क्या हो जाए, आपको चुभ सके, उसको हम बोलते हैं शार्प एज। ठीक है ना। अब चलो भाई इसकी डोमेन पर बात कर लेते हैं अपन फटाफट। इसकी डोमेन बताएं आप लोग। इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन आप देखें कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर तो ये बढ़ता ही जा रहा है कंटिन्यूस, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी यूं बढ़ेगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो आपकी आर होगी। रेंज की बात करें, रेंज में ये केवल और केवल धनात्मक संख्याएं देता है। कैसी संख्याएं देता है? धनात्मक। तो रेंज होगी 0 से लेके अनंत तक। लेकिन ये बात याद रखना है आपको कि यहाँ पर आर प्लस मत लिख देना, क्योंकि अगर आप आर प्लस रखेंगे तो 0 छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? 0 छूट जाएगा भाई। आर प्लस रखेंगे अगर आप तो 0 यहाँ पर छूट जाएगा। और ये फंक्शन आपका कैसा होता है? मैनी वन होता है। कैसा फंक्शन होता है? मैनी वन। ठीक है ना। मैनी वन होता है कैसे? क्योंकि इधर आप देखें कि x के एक मान, अगर आप यहाँ पर मैनी वन के लिए अगर अपन बात करें, जैसे मैंने x का मान 5 रखा और -5 रखा, लेकिन दोनों के लिए हमें y का मान 5 ही मिला, तो आप बहुत का एक हो गया, 2 का एक हो गया। और जब 2 का एक हो जाता है तो वहां पर जो फंक्शन है वो आपका मैनी वन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं बहु एकई। ये कैसा होगा? आपका बहु एकई। ठीक है ना। तो ये अब मोस्ट पार्ट, ये आप सभी स्टूडेंट को इसको अलग पेन से हम शो अप करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट है इसका। नुकीला सिरा जब हमने लिखा है तो कुछ ना कुछ तो इसका मतलब हो गई। x इक्वल टू 0 पर mod x अवकलनीय नहीं होता। होता है क्योंकि शार्प एज पर फलन अवकलनीय नहीं होता। ठीक है। ये बहुत मोस्ट लाइन है। इससे क्वेश्चन आ जाता है जेई मेंस में। इससे क्वेश्चन आ जाता है आपका जेई मेंस में। क्वेश्चन आ जाता है कि शार्प एज बनता है और पूछता है किस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है। तो हम डायरेक्ट उसको बता सकते हैं कि ये इस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम आगे। बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत है पढ़ने को भाई। ठीक है ना। टाइम की कमी पड़ती है बस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मतलब मापांक के गुणधर्म। गुणधर्म चलिए देखते हैं। मापांक के गुणधर्म। मापांक की गुणधर्म, यहाँ पर कई गुणधर्म हैं इसके, ये आपको याद रखना है। कुछ मोस्ट हैं, कुछ केवल याद रखना है। जैसे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, इसको हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव है और मॉड भी ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है ना। अगर सेकंड जो सिंपल हैं वो उनको हम सीधे सीधे ऐसे लिखते जाएंगे
कि किसी पर अगर जैसे सपोज करो डबल मॉड आ गया तो आपको घबराना नहीं है, ये सिंगल ही मॉड है। ये कैसा है? सिंगल ही मॉड है, डबल मॉड का कोई भी औचित्य नहीं होता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर आता है इसका कि मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है किसका? माइनस एक्स का और प्लस माइनस एक्स का और एक्स का। ये चीज़ आपको थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगी अपने आप, मैक्सिमम का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है ना। अभी अपन जाएंगे तो बड़ा गहराई में घुसना पड़ेगा अपन को, तो इसीलिए अभी तो केवल आप याद रखें। फोर्थ नंबर गुणधर्म है आपका कि माइनस ऑफ मॉड एक्स होता है वो मिनिमम होता है माइनस एक्स और एक्स का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ नंबर गुणधर्म मैक्सिमम ऑफ ए बी। ए और बी का मैक्सिमम क्या होता है? ए प्लस बी अपॉन 2 और प्लस ए माइनस बी अपॉन 2। बहुत कम यूज होता है इन कंसेप्ट का, ठीक है ना, लेकिन लिखाई देता हूँ मैं आपको जिससे आपके पास होना तो सारी चीज़ें चाहिए। मिनिमम ऑफ ए बी इक्वल टू होता है ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2, ये ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 7 नंबर दो संख्याओं के योग का मापांक, जैसे x प्लस वाई सदैव छोटा होता है उनके अलग अलग योग के मापांक के। क्लियर? नेक्स्ट आता है 8th नंबर, ये बहुत मोस्ट है, ये याद रखना है, इस पर क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x प्लस वाई बराबर है मॉड x प्लस मॉड वाई के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये तभी संभव होगा यदि x इंटू वाई का जो गुणा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। x इंटू वाई का जो गुणा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? 0 हो, ठीक है ना। अब आता है 9 नंबर प्रॉपर्टी आपकी। 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या क्या आती है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई बराबर है मॉड x प्लस मॉड वाई के। तो ये तभी संभव होगा जब x और y का जो गुणा होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये दो कंडीशंस आपकी मोस्ट है, ये इनको आपको याद रखना है बहुत ज़रूरी से, ठीक है ना। अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी। ये प्रॉपर्टियां आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। 10वीं प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि यदि मॉड एक्स बराबर ए है, जहां ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव, भाई ए पॉजिटिव होना चाहिए। जब मॉड एक्स बराबर ए है तो एक्स बराबर होता है प्लस माइनस ए। ये आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखना है कि x बराबर क्या होता है? प्लस माइनस ए होता है। 11वीं प्रॉपर्टी आती है कि यदि मॉड एक्स अगर आपका a से छोटा है, यहाँ भी a पॉजिटिव ही होना चाहिए। भाई a नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉड कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए मॉड के बराबर में जो संख्या होगी वो सदैव धनात्मक होगी। तो इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, सॉरी x का जो मान होता है वो माइनस ए से लेके प्लस ए के मध्य होता है। मतलब x इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो माइनस ए से लेके प्लस ए। केवल आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका बारह नंबर प्रॉपर्टी आपकी आती है कि यदि मॉड एक्स का मान ए से बड़ा है, मॉड एक्स का मान किससे बड़ा है? ए से बड़ा है,
तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वो x का मान या तो -a से छोटा होगा या x का मान a से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो इसका आप क्या लिखेंगे कि माइनस अनंत से लेके तो -a तक, यूनियन a से लेके कहाँ तक, प्लस अनंत। ये यूनियन का मतलब या होता है भाई, यूनियन का मतलब क्या होता है आपका, या होता है, ठीक है ना। अगर सपोज करो ऐसी कोई कभी ऐसे कोई असंख्या दे दे आपको डराने के लिए कि मॉड x बराबर -a है। अगर मॉड x बराबर -a है तो मॉड कभी भी, और a बिलोंग्स टू यहाँ पर आप उसने बोल दिया कि पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव है तो -a कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस कंडीशन का नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है इस कंडीशन का, ये आपको याद रखना है, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ना ही -a के बराबर होगा, ना ही -a से छोटा होगा। -a से अगर बड़ा है तो वो निश्चित बात है पॉजिटिव में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, पॉजिटिव में। एक और लिखाई देता हूँ मैं आपको, इसका भी आपके क्वेश्चंस में यूज होगा। क्या है कि a अगर छोटा है मॉड x से और मॉड x छोटा है b से, तो इस कंडीशन में जो आपके सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे कि -b इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू -a। एक तो ये होगा, और या एक होगा आपका a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b। मतलब जब भी इस टाइप की असमिका आपके पास बनेगी तो उसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे कि -b से लेके -a यूनियन a से लेके b। ठीक है बेटा, तो आपको कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी हैं उनको बहुत अच्छे से याद रखना है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं और 14वीं, ये 4 प्रॉपर्टियों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि इन पर 8वीं और 9वीं प्रॉपर्टी पर आगे क्वेश्चंस आएंगे आपके, और यहाँ भी डोमेन में भी इनका हम यूज करेंगे। जब मॉड के कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो सिंपल सीधे तरीके से सॉल्व नहीं होंगे, तो उनको हम इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। चलिए भाई, ये होता है आपका कौन सा फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। यहाँ पर आपका ख़त्म होता है, याद रखना है, बड़ा फंक्शन था, मोस्ट भी बहुत है, ठीक है। अब आता है इसके बाद आपका साइनम फंक्शन। कौन सा फंक्शन आता है, साइनम फंक्शन, ठीक है। तो साइनम फंक्शन पर हम बात करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, जल्दी से मैं बता देता हूँ। साइनम फंक्शन सिंपल, साइनम फंक्शन, सॉरी, इसको हिंदी में बोलते हैं सिग्नम। जी साइलेंट होता है, सिग्नम, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम साइनम। जी यहाँ पर साइलेंट होता है, साइनम, और हिंदी में सिग्नम बोलते हैं, ठीक है ना। चलते हैं भाई, ये क्या होता है, ये मॉडुलस फंक्शन की तरह होता है थोड़ा सा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू जो संख्या ऊपर मॉड में होगी वही संख्या इसके अपॉन में होगी। तो सीधा सा इसकी डेफिनेशन अगर हम दे दें तो डेफिनेशन क्या देंगे, जब x 0 से बड़ा है, x जब 0 से बड़ा है तो x अपॉन एक्स आ जाएगा। भाई x क्या आएगा, x अपॉन मॉड x किस में बदल जाएगा, x में, तो x अपॉन एक्स से x कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। x बराबर 0 की कंडीशन में ये 0 अपॉन 0 होगा, और 0 अपॉन 0 जो नंबर होता है ये एक अपरिभाषित रूप होता है। बुक्स में कैसा होता है, अपरिभाषित, तो ये अपरिभाषित है उस कंडीशन में। तो क्या है, x इक्वल टू 0 पर जैसे कई बुक्स में 0 लिखा है लेकिन एक्चुअल में है ये अपरिभाषित, वहाँ भी जो ग्राफ बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ये अपरिभाषित ही है। कैसा है, अपरिभाषित ही है, लेकिन यहाँ पर कई बुक्स में 0 लिखा है, कई में अपरिभाषित लिखा है, तो अपन यहाँ पर अपरिभाषित लिखे देते हैं x इक्वल टू 0 पर।
क्योंकि और x जब लेस देन 0 होगा, x जब लेस देन 0 होगा तो माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस एक। तो आप देख सकते हैं कि इसने माइनस एक दिया, एक दिया। ठीक है, चलो अब इसकी ग्राफ पर हम बात कर लेते हैं फटाफट, जल्दी से इसको ख़त्म, टाइम भी हो रहा है आपका। जैसे ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं, ये 0। ठीक है, हम 0 से थोड़ा भी इस डायरेक्शन में जाएंगे, 0 से बड़े में, तो ये 1 दे देगा। ये क्या दे देगा? 1। तो यहाँ पर हमने 1 मार्क कर दिया, लेकिन 0 पर पोलो लगाया है, क्योंकि 0 पर ये असतत है। 0 पर कैसा है? अपरिभाषित है। अपरिभाषित मतलब असतत है, तो 0 पर तो और लेकिन 0 से जैसे ही हम बड़ी संख्या रखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। एक्स अक्ष के समांतर एक्स के मान तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन वाई का मान एक ही रहेगा। ऐसे ही हम यहाँ पर नीचे जैसे माइनस एक, ये माइनस एक पर भी ये इस टाइप से आपका नेगेटिव में माइनस एक ही देगा। तो ये ग्राफ बनता है। तो देखो ग्राफ तो सेम बना है सभी किताबों में, लेकिन यहाँ पर 0 रख रखा है। 0 रखने पर ये 0 पर 0 देगा, तो ये परिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? अपरिभाषित लिखा है। तो 0 पर ये सतत और अवकलनीय नहीं है, ये याद रखना है। 0 पर सतत और अवकलनीय नहीं होगा। चलिए इसकी अब हम डोमेन पर बात करते हैं। इसकी जो डोमेन होगी, इसकी डोमेन पर बात करें तो डोमेन इसकी होगी R में से किसको हटाकर? 0 को हटाकर। इसकी जो रेंज होगी, रेंज में केवल 2 ही एलिमेंट होंगे, -1 और एक +1। -1 और +1। ये मैनी वन फंक्शन है। क्यों है मैनी वन फंक्शन? क्योंकि x के बहुत सारे मानों के लिए y का एक से केवल सिंगल मान आपको मिल रहा है। ठीक है ना? और यहाँ पर आप लिख देंगे, और सॉरी बेटा, x = 0 पर सतत व अब इस सतत और अवकलनीय अभी केवल आपको याद रखना है बस, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये पूरा एक टॉपिक है। सतत एवं अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है साइनम फंक्शन। चलिए आज हमने काफ़ी फंक्शन क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए और 2 रियल फंक्शंस और पढ़ लिए। अब हम कल आगे और रियल फंक्शंस पर बात करेंगे और डोमेन के क्वेश्चन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।